Hello everyone. So today we are going to study BHIC 109 History of India 5. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 2 देखने वाले हैं, विच इज इंडिक लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड यूरोपियन सोर्सेज। This is the content of unit 2. Okay, and here we are going to start with the keywords. First is चरितार्थ। चरितार्थ का मतलब होता है बायोग्राफीज, किसी की जीवनी। परमान का मतलब होता है ऑर्डर्स, रॉयल ऑर्डर्स। काव्यास का मतलब होता है कविताएं, पोएट्री। खयात का मतलब होता है पैनेजिरिक बार्डिक अकाउंट्स, लार्जली सेंटर्स अराउंड हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, रूलर्स। तो खयात बेसिकली कुछ स्टोरीज हैं, रियल लाइफ या फिर थोड़ा एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं, जो कि अक्सर बहुत फेमस पर्सनालिटी या फिर राजाओं के बारे में लिखी जाती थी। मुक्तक, फ्री स्टैंडिंग पोएम्स, खुली विचारधारा से लिखी हुई कहानी, मतलब उसमें कोई नियम नहीं है कि इस तरह का आपको मुक्ता यूज करना है, इस तरह की आपको बोली यूज करनी है। फ्री स्टाइल में लिखी गई चीज है और ये जो है लार्जर नैरेटिव का पार्ट नहीं होती है, मतलब कि ये लोकली लोग मुक्तक लिखा करते हैं। प्रबंध, प्रबंध का मतलब है कि इसमें सेमी प्रबंध और मुक्तक, खयाल, जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सारी चीजें क्या है, ये राइटिंग्स है। तो प्रबंध जो एक तरह की राइटिंग है, उसमें क्या होता है कि हम लोगों को छोटी छोटी कहानियां, एनकोडोटल मतलब छोटी कहानियां देखने को मिलती हैं, जो कि सेमी हिस्टोरिकल है, मतलब उसमें कुछ सच है और कुछ झूठ है। ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द टाइम, प्रशस्ति, इयोलॉजी। प्रशस्ति देखो, जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझ लो कि कोई एक XYZ राजा है और उसने कोई एक लड़ाई जीती, तो उसने मान लो वो लड़ाई 10 दिन में जीती, लेकिन जब उसके बारे में कोई प्रबंध लिखा जा रहा है, प्रशस्ति लिखी जा रही है, तो ऐसी कहानियां बताई जा रही हैं, उसका शौर्य गान किया जा रहा है और कह रहा है कि संध्या के समय से पहले वो राजा जीत गया। ठीक है, तो संध्या के समय से पहले जीतने का मतलब क्या है कि वो आधे दिन में ही जीत गया युद्ध, लेकिन बस उसकी प्रशस्ति वैसे हो रही है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है। नाउ राशो, हीरोटिक बलाड्स मतलब कि हीरोइक स्टोरीज। नाउ वामसल्वीज मतलब जीनियोलॉजीज, खानदान के बारे में जानकारी। वत का मतलब है शॉर्ट ओरल नैरेटिव्स, बातों से बताई जाने वाली कहानियां। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस यूनिट में हम लोग दो मेजर 16th सेंचुरी के सोर्सेज को देखेंगे, जहां से हम लोग 16th सेंचुरी के बारे में जानकारियां लेते हैं। पहला जो सोर्स है वो इंडिक वर्नाक्युलर लिटरेचर है, मतलब कि भारत में लिखा जा रहा जो टेक्स्ट था उसके थ्रू हम लोग समझेंगे किसको, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे 16th सेंचुरी को। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यूरोपियन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को। यूरोपियन ट्रैवलर्स कौन कौन है, जैसे कि कोई यूरोपियन ट्रैवलर है जो कि शाहजहां के टाइम पे आया, तो उसने जो कुछ भी अपने आसपास देखा उसने उसको नोट डाउन किया, और तो ये सारे अकाउंट्स भी हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं वाइल हम लोग जब कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तब। Texts like Veer Gatha Kavya and Atishak Kavya provide insights into genealogies, culture and society, though not in strict chronological form. टेक्स्ट जैसे कि वीर गाथा काव्य, वीर गाथा काव्य से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे पोएम्स है जहां पे वीर गति या फिर वीरों की चीजों को बखान किया जा रहा है कि उन्होंने कैसे वीरता दिखाई। या फिर ऐतिहासिक काव्य प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू जीनियोलॉजीज। तो वीर गाथा जो है इससे और ऐतिहासिक काव्य दोनों से हम लोगों को किन चीजों का पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है जीनियोलॉजीज का, किसी के भी फैमिली ट्री का, उनके कल्चर का, क्या उनके रीति रिवाज रहे हैं, कैसी उनकी सोसाइटी समाज रहा है, दो नॉट इन स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोगों को ये जो ऐतिहासिक काव्य और वीर गाथा है तो उससे एकदम क्रोनोलॉजिकल कि अभी 100 सेंचुरी में ये हुआ, देन उसके बाद फिर 200 सेंचुरी में ये हुआ, इस तरह से चीजों का पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ हम लोगों को कुछ ओवरव्यू देखने को मिलता है। European visitors to Akbar's court recorded observations on politics, economy, religion, and society. Together, these sources offers valuable perspective on the historical climate of the time. ठीक है, तो यूरोपियन विजिटर्स जो हुए अकबर के टाइम पे, उनका क्या रहा कि उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन किन चीजों पे ऑब्जर्वेशंस है उनके ऑब्जर्वेशंस है पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, रिलीजन पे और सोसाइटी पे। इन सारी जगहों पे जो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। इंडिक लिटरेरी ट्रेडिशन, ठीक है, भारत में अभी हम लोगों ने देखा ना कि हम लोग दो ट्रेडिशंस को पढ़ेंगे, दो लिटरेरी सोर्सेस का हम लोग सहायता लेंगे, क्या पता करने के लिए, 16th सेंचुरी का इतिहास पता करने के लिए। तो पहला जो है वो क्या है, इंडिक वर्नाक्युलर सोर्सेस। तो यहाँ से हम लोग अभी देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है संस्कृत लिटरेचर, देन असामीज बुरुंजीज आएंगी, ठीक है, देखना यहाँ पे
संस्कृत लिटरेचर, आसामी, बुरुंजीस, राजस्थानी, ब्रज भाषा, तो इन सब के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा कि क्या इंडिक लिटरेरी सोर्सेज हम लोगों को बतलाती हैं। Sanskrit literature. The Persian traditions of the Sanskrit works of Akbar's court reflected syncretism with Abul Fazl portraying Akbar as Vishnu's incarnation. तो अकबर के कोर्ट में एक पोएट हुआ करता था जिसका नाम था अबुल फजल। किया कि अबुल फजल ने पर्शियन ट्रांसलेशंस किए किनके? संस्कृत वर्क्स के। ठीक है, जैसे आई एम नॉट श्योर बट कुछ संस्कृत वर्क जैसे पुराणों का तो हुआ, रामायण का भी हुआ, महाभारत का भी हुआ, लेकिन अकबर के काल में हुआ या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट ऐसी कुछ कुछ चीजों का ट्रांसलेशन चल रहा था। तो इसी बीच में जो अबुल फजल है वो क्या कहते हैं कि जो अकबर है वो विष्णु के इनकारनेशन है, विष्णु का वो अवतार है धरती पे। बाय ब्राह्मण स्कॉलर्स kept distance, Jain intellectuals actively engaged with court culture, producing kavyas, charitas, and prabandhas that mixed historical detail with poetic imagination. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को अकबर के रेन में क्या देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण लोग थे वो दूर रहा करते थे, कि मतलब जो भी ट्रांसलेशन वर्क हो रहा है उससे वो थोड़ी दूरी पे रहा करते थे, लेकिन जो जैन इंटेलेक्ट्स थे, जो जैन साधु मॉन्क्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि वो इंगेज रहते थे किन कामों में? ये ट्रांसलेशन के काम में वो इंगेज रहते थे। और क्या क्या लिखते थे? काव्य लिखते थे, कविताएं लिखते थे, चरित्र बायोग्राफीज लिखते थे, प्रबंधा सेमी हिस्टोरिकल अकाउंट्स, ये सारी चीजें कौन लिखते थे? ये सारी चीजें अकबर के रेन में जैन्स लिखते थे और अकबर के कोर्टियर्स जो इस काम के लिए असाइन किए गए थे वो लिखा करते थे। की जैन वर्क्स इंक्लूड, जैन वर्क्स जो हुए हैं अकबर के रेन में वो कौन कौन से हैं? तो ये शांति चंद्र का एक काम है जो कि है कृपा अशोका, जिसमें एम्फसाइज्ड अकबर्स रोल इन एम्पायर बिल्डिंग, प्रेज्ड हिज कंपोजिशन एंड नोटेड जैन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज लाइक अबॉलिशन ऑफ जजिया। तो इसका जो शांति चंद्र ने अपनी ये जो कृपा अशोका लिखी है उसमें वो एम्फसाइज करते हैं कि किस तरह से अकबर ने अपना राज्य बनाया है, अपनी एम्पायर बिल्डिंग की है, और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जजिया को अबॉलिश कर दिया गया है। जजिया एक टैक्स हुआ करता था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों पे लगा करता था। ठीक है, तो इसको अकबर अबॉलिश कर देता है और उसके इसी चीज को एम्फसाइज करते हुए शांति चंद्र ने कृपा अशोका लिखी। Now, Rayamala's जम्बू स्वामी चरिता डिटेल्ड मुगल आर्मी एंड गुजरात कॉन्क्वेस्ट। यहाँ पे हम लोगों को जम्बू स्वामी चरिता में हम लोगों को मुगल आर्मी के बारे में पता चलता है और गुजरात में एक कॉन्क्वेस्ट होता है, एक लड़ाई होती है, उसका भी हम लोगों को जानकारी मिलता है। देवावी माला हीरा सौभाग्य जो कि रिकॉर्ड करती है डिबेट बिटवीन अबुल फजल और जैन मॉन्क्स। तो इस देवावी माला ने एक कहानी लिखी, एक किताब लिखी जहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया गया है? यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है अबुल फजल और जैन मॉन्क्स के बीच में हुई डिबेट को। सिद्धि चंद्रा ने एक भानुचंद्र गानी चरित्रा लिखी जिसमें उन्होंने मेंशन किया है संस्कृत टाइटल्स को और कन्फ्रंट बाय अकबर। बेसिकली कहना ये चाहता है यहाँ पे कि इसने संस्कृत टाइटल्स बनाए हैं और वो टाइटल्स जो हैं वो अकबर को समर्पित किए हैं। कृष्णदास की एक है पराई प्रकाशा जहाँ पे इसने अकबर को विष्णु के अवतार की तरह प्रेज किया है। एलो उपनिषद में अल्लाह विद हिंदू गॉड्स एंड कॉल्ड प्रॉफिट, यहाँ पे अकबर को क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे अकबर को कहा जा रहा है एक ऐसा प्रॉफिट जो कि देवी देवताओं के साथ आता है। रुद्र कवि's वर्क डिस्क्राइब्ड मुगल कैंपेन्स एंड डिप्लोमेसी फ्रॉम अ रीजनल पर्सपेक्टिव। रुद्र कवि के वर्क से पता चलता है कि मुगल कैंपेन्स कैसे थे, उनका डिप्लोमेसी कैसा था, और ये सारा वो एक रीजनल मतलब कि लोकल पर्सपेक्टिव से बयान करते हैं। Sanskrit inscriptions at Jain centers like Shatrunjaya and Patan confirms Akbar concession, abolition of jizya, ban on cow slaughter, prohibition on fishing and establishment of Jain libraries. तो संस्कृत इंस्क्रिप्शन जैसे कि यहाँ पे संस्कृत इंस्क्रिप्शन है कुछ मिले हुए, यहाँ पे हम लोगों को कुछ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि पाटन और शत्रुंजया में मिले हैं, जो ये बतलाते हैं कि किस तरह से अकबर ने अबॉलिश कर दिया जजिया को, बैन लगा दिया गायों के कटने पे, प्रोहिबिट किया फिशिंग को, और किस तरह से इसने जैन लाइब्रेरीज को एस्टैब्लिश किया। आखिरकार वर्क्स लाइक मुरारी गुप्ता श्री चैतन्य
Vishwamitra show parallel religious cultural movements, example Vaishnavism in Bengal. तो ये सारी चीजें तो चल रही थी देश में कि अकबर ने संस्कृत का जो लिटरेचर था उसका ट्रांसलेशन, उसमें वर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैन मॉन्क्स की हेल्प से सब कुछ हो रहा था। तो इसके पैरेलल एक और चीज होती है, क्या होती है, वैष्णविज्म फैलने लगता है बंगाल में। और ये किसका काम था, ये मुरारी गुप्ता इस पे कहानियां लिखते हैं, इस पे अपना अकाउंट देते हैं। और ये किसके बारे में बतलाते हैं, ये बतलाते हैं श्री चैतन्य के बारे में। ठीक है, अगर आपने कभी भी बंगाल में मायापुर का नाम सुना होगा तो ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, ब्रज भाषा लिटरेचर, अभी हम लोगों को 4 पढ़ना है टोटल। अभी हम लोग ब्रज भाषा पढ़ेंगे, राजस्थानी पढ़ेंगे, देन आसामी पढ़ेंगे। नाउ रीति काव्य पोएट्स लाइक केशव दास प्रोड्यूस्ड प्रशस्तीज दैट रिवील लोकल पर्सपेक्टिव ऑफन एब्सेंट इन पर्शियन सोर्सेज। तो पर्शियन सोर्सेज में क्या होता है कि लोकल पर्सपेक्टिव मिसिंग होता है, लोकल लोगों की जो सोच होती है वो छुपी हुई होती है, और एक बस एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से वहां हम लोगों को बुक्स या फिर वर्क्स देखने को मिलते हैं। बल्कि अगर हम लोग देखें कि रीति काव्य के जो पोएट हैं केशव दास, इन्होंने बहुत सारी प्रशस्ति जो हैं वो लोकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लिखी हैं। हिज रत्न भवानी narrates the Mughal conquest of Orchha, focusing on the heroism and sacrifice of Ratan Sen, contrasting Mughal accounts that ignore Bundela resistance. तो ये क्या करते हैं कि ये बुंदेला रेजिस्टेंस और ओरछा के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बतलाते हैं, ठीक, और वहां के जो लोगों ने जो अपने महल को बचाने के लिए जो रेजिस्टेंस दिखाया उसको प्रेज करते हैं। और मुगल्स क्या करते हैं कि वो इस चीज को प्रेज करते हैं कि किस तरह से मुगल्स ने ओरछा और यहाँ बुंदेला में अपनी पकड़ जमा ली, वहां के राजाओं को हरा दिया। ठीक है, अदर वर्क्स इंक्लूड कवि प्रिया, जो दूसरे वर्क हैं वो इंक्लूड करते हैं कवि प्रिया ऑन बुंदेला जीनियोलॉजी, कोर्ट लाइफ एंड कोर्टिशंस एंड वीर सिंहादेव चरिता, डीड्स ऑफ वीर सिंह देव। तो कुछ और भी वर्क्स हैं, जैसे ये जो केशव दास हैं, क्या बतला रहे थे, ओरछा और बुंदेला के रेजिस्टेंस के बारे में बतला रहे थे। इसके अलावा एक कवि प्रिया है जो कि क्या करते हैं कि बुंदेला की जीनियोलॉजी के बारे में बतलाते हैं कि वहां पे किस तरह का फैमिली ट्री था और राजा महाराजाओं का, उनकी कोर्ट लाइफ क्या थी, वहां पे किस तरह के कोर्टिशंस हुआ करते थे, और वहां पे वो वीर सिंह देव के जो प्रशस्ति, उनकी अच्छी डीड्स को प्रेज करते हैं, उनकी वीरता को प्रेज करते हैं। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जहांगीर जाश चंद्र का, रिटन फॉर इराज खान, कंपेयर्स जहांगीर टू लेजेंडरी हिंदू किंग्स, शोइंग अटेम्प्ट्स टू न्यूट्रलाइज मुस्लिम रूलर्स इन इंडियन ट्रेडिशंस। तो इन्हीं की एक किताब है, किनकी किताब है, कवि प्रिया की एक किताब है, जो कि जहांगीर को हमारे इंडिया के हिंदू राजाओं से कंपेयर करती है और कोशिश करती है कि ये जो मतभेद है कि हिंदू राजा है मुस्लिम राजा है, इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जा सके। Mughal noble Abul Rahim Khan-e-Khanum was a major patron blending Persian and Hindavi traditions, though much of the Hindavi literary production in his court remains unrecorded. ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रज भाषा लिटरेचर की, जहां पे हम लोगों को एक नाम मिलता है जो कि है अब्दुल रहीम। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पेट्रन किया है जो भी लोग ऐसे काम किया करते थे जो कि हिंदावी मतलब कि हिंदी लैंग्वेज या फिर उर्दू लैंग्वेज को और पर्शियन लैंग्वेज को साथ में लेकर के कुछ काम करते थे, तो इस चीज को वो पेट्रन करते थे, मतलब जो लोग ये काम कर रहे हैं उसको पैसे दिया करते थे, उनको घर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन इनका जो काम है वो मोस्टली अनरिकॉर्डेड है। Keshav Das also composed verses in praise of Khan-e-Khanum, Iraz Khan and Bairam Khan. तो केशव दास जो है, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा कि केशव दास ने कुछ यहाँ भी काम किया है ओरछा और बुंदेला के बारे में। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने खान-ए-खानम, कौन खान-ए-खानम, अब्दुल रहीम खान-ए-खानम, इराज खान और बैरम खान के बारे में प्रेजिंग्स लिखी है। एक पोएट गैंग wrote nearly 75 verses praising Mughal rulers, but also criticized Jahangir's leniency in the Eknoor massacre. ठीक है, तो एक पोएट्स का गैंग है जो क्या करता है 75 वर्सेस लिखता है जहां पे वो मुगल्स को प्रेज करता है, लेकिन यहाँ पे ये जहांगीर को क्रिटिसाइज करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एकनूर मैसेकर। The use of Brajified Persian in the text shows linguistic flexibility or Brajification, which mixed Persian, Arabic, Sanskrit and local words, making the literature adaptable to diverse courtly and solitary audiences.
तो यहाँ पे जो ब्रज भाषा का पर्शियनिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि ब्रज भाषा थोड़ी सी बदल करके सामने आ रही है, और साथ ही साथ पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत भी लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो बदल रहे हैं, उस चीज को कहा गया है ब्रजिफिकेशन। अब ये ब्रजिफिकेशन होने से क्या फायदा होता है? ब्रजिफिकेशन होने से फायदा ये है कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। ओके, राजस्थानी लिटरेचर, Arctic literature of Rajasthan. Rasho's Kavya, Vanshawali, Khayat and Vat offers vernacular perspective on Akbar, often portraying him as Shriji Shahnath, Ashpati और छत्रपति। ठीक है, तो हम लोगों को बार्डिक लिटरेचर का मतलब होता है लोकल लिटरेचर। ठीक है, ऑफ राजस्थान की लोकल लिटरेचर जो है, जो कौन लिख रहे हैं, जो कि लिखे जा रहे हैं राशोस के फॉर्म में, काव्य के फॉर्म में, वंशावली, खयात, वत, इन सब के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। सबका मतलब हम लोगों को पता है, सब हम लोगों ने पढ़ा है ना। क्या मतलब था वत का? देखो, वत का मतलब है एक छोटी सी कहानी। ठीक है, वंशावली का मतलब क्या है? जीनियोलॉजी। खैर वहां वंशावली है, तो वंशावली का मतलब भी वही है, जीनियोलॉजी। राष्ट्र का क्या मतलब है? हीरोइक बलाज, मतलब कि हीरोइक स्टोरीज। खयात का क्या मतलब है? बार्डिक अकाउंट्स, लोकल अकाउंट्स। ठीक है, काव्यास मतलब पोएट्री। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को कौन ऑफर करती है? ये सारी चीजें हम लोगों को बार्डिक लिटरेचर ऑफ राजस्थान ऑफर करती है, जहाँ पे अकबर को बहुत ही ज्यादा ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थापित किया गया है, जैसे छत्रपति, अशपति, श्रीजी, शाहनाथ, ऐसा अकबर को कह करके संबोधित किया जा रहा है। दलपत विलास, अ की बायोग्राफी फोकसिंग ऑन कुंवर दलपत सिंह ऑफ बीकानेर। ये राजस्थानी लिटरेचर में लिखा हुआ है। किसने इनको लिखा है? ये क्या है? ये है एक दलपत विलास, जो कि बायोग्राफी है किनकी? कुंवर दलपत सिंह बीकानेर की बायोग्राफी है। ठीक है, तो राजस्थानी में जो कंटेम्प्रेरी विटनेसेस थे वो हाईलाइट करते हैं अकबर के बेनेवलेंस, ब्रेवरी एट पानीपत, जीनियोलॉजी ऑफ राठौड़। तो जो कंटेम्प्रेरी राजस्थानी राइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अकबर की कहानियां बतला रहे हैं, ब्रेवरी ऑफ पानीपत की, किस तरह से पानीपत की लड़ाई में उसने ब्रेवरी दिखाई, राठौड़ के खानदान में कौन कौन लोग रहे, क्या रिलेशंस रहे सूर रूलर्स के साथ। ठीक है, शेरशाह का कैंपेन कैसा था, कल्याण मल और उनके टाइज, बोथ शेरशाह एंड बैरम खान, मतलब कि जो कल्याण मल थे इनका टाइज अकबर के साथ भी था। बैरम खान कौन थे? बैरम खान अकबर के बहुत बड़े एक मैनेजर थे। ठीक है, तो इनका जो टाइज रहा शेरशाह के साथ और बैरम खान के साथ, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इट रिकॉर्ड्स अकबर्स राजपूत मैरिजेस। जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स है वो हम लोगों को क्या रिकॉर्ड करके देती है? अकबर की राजपूत मैरिजेस, ग्रांट्स, ठीक है, और टेंशंस विद इन द मारवाड़ हाउस होल्ड, और किस तरह से राजपूतों के बीच आपस में टेंशंस हो रही थी, इन सारी चीजों के रिकॉर्डेशंस मिलते हैं। दूसरा आधा, कोर्ट पोएट ऑफ अकबर कंपोज्ड वर्सेस प्रेजिंग राणा प्रताप्स वेलोर व्हाइल नोटिंग अकबर्स हिडन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिम। ठीक है, तो जो अकबर के कोर्ट पोएट थे, वी ऑल approximately know that Maharana Pratap was literally praised by Akbar while they were rivals. तो अकबर जो है वो क्या करता है कि अपने कोर्ट पोएट्स को परमिशन देता है कि आप राणा प्रताप की प्रेजिंग्स लिखो। तो ये चीज क्या करता है कि ये चीज सीक्रेटली अकबर की हिडन एडमिरेशन को दिखाता है कि वो किस तरह से एडमायर करता था, पसंद करता था राणा प्रताप को। उनके काम से ये दिखता है कि राजपूत जो है वो राजपूत ज्वाइनिंग अकबर अगेंस्ट राइवल्स। उनके काम से ये भी दिखता है कि जो राजपूत है वो अकबर को ज्वाइन करते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ। ठीक है, दूसरा elevated Akbar as an incarnation of Hindu deity Ram and Krishna, even suggested his power rivaled Indra। देखो, तो जो दूसरा आधा ये किताब है, वर्क है, क्या करती है कि बतलाती है कि जो कृष्ण है और राम है उनका अवतार है अकबर, और इनका जो पावर है, इनका मतलब इनके जो पावर राइवल है वो कौन है? वो इंद्र है। मतलब इंद्र से राम और कृष्ण की नहीं बनती थी, इस वजह से इंद्र की अकबर से भी नहीं बनती है। कुछ और भी टेक्स्ट है, जैसे मन चरित्रा, जिसे किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। मन चरित्रा राशो by Narottam document the life of Man Singh and reflect political culture. Sujan Charita by Chandrasekhara narrates the deeds of Sujan Singh Hara.
राजस्थानी लिटरेचर में और भी कुछ वर्क्स हैं, जैसे कि अमृत राय की मनचरित्रा राशो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और भी काम हैं जो कि मान सिंह के लाइफ के ऊपर, सुजान सिंह हारा के लाइफ के ऊपर लिखे गए हैं। आसाम बुरुंजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत लिटरेचर और आसाम बुरुंजीज अक्सर आता है। तो हम लोग आसाम बुरुंजीज पढ़ते हैं। तो आसाम बुरुंजीज ना कुछ भी नहीं है, सिंपली अगर इसको ऊपर ऊपर से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आसाम की जो हिस्ट्री है वो यहाँ लिखी हुई है और उसको वो लोग बुरुंजीज कहते थे। तो बुरुंजीज, अ स्टोर दैट टीचेस द इग्नोरेंट। अ स्टोर दैट टीचेस द इग्नोरेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ऐसे लोगों को भी सीख देती है जो लोग चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आर क्रूशियल, बुरुंजीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोज है। क्यों? क्योंकि ये एक क्रॉनिकल के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि इस घटना के बाद ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये घटना हुई। तो इस तरह से लय में चीजें चलती हैं। प्री कलोनियल असम, और ये कहाँ तक का क्रॉनिकल हम लोगों को प्रोवाइड करता है? ये क्रॉनिकल हम लोगों को प्री कलोनियल असम मतलब कि अंग्रेजों से आने के पहले की बात है। फर्स्ट कंपोज इन 16th सेंचुरी, और ये पहली बार 16th सेंचुरी में कंपोज किया गया था। अर्ली वंस वर इन द अहोम डायलेक्ट, लेटर इन असमीज। वी ऑल नो कि असम में अहोम किंगडम का राज हुआ करता था। तो जो अहोम डायलेक्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, असमी बुरुंजीज जो हैं वो हम लोगों को अहोम डायलेक्ट में देखने को मिलती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद के सालों में ये आसामीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। कन्वर्ट मतलब आसामीज में देखने को मिलती है, आसामीज भाषा में। The earliest Ahom Burunji records events from the Shakapal's 13th century invasion, detailing inter-kingdom relations, taxes and administrations. तो जो पहला कुछ बुरुंजी हम लोगों को देखने को मिलता है वो हम लोगों को 13वीं शताब्दी से जानकारी देता है। किन किन चीजों की? वो जानकारी देता है शुकुपा के इन्वेजन की, उसके बाद फिर उनके किस तरह से इंटायर किंगडम के साथ उनका रिलेशनशिप था, क्या टैक्सेस रहे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा। ओके, आसामी बुरुंजी जो है वो नैरेट करती है अहोम हिस्ट्री को अप टू द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, मतलब कि जहां से अहोम शुरू होते हैं वहां से लेकर के वो ब्रिटिशर्स तक आती है और वहां तक की कहानी बताती है। देवधाई आसामी बुरुंजी डिस्क्राइब करती है सोसाइटी को, रॉयल मैरिजेस को, लीजर, बरियल कस्टम, किस तरह से लोगों को मरने के बाद उनको अंतिम विदाई दी जाती है, एंड ओरिजिन्स ऑफ नेबरिंग डायनेस्टीज लाइक कोच, जैंतिया, चुटिया, नारा। ओके, पदशाह बुरुंजी इन एसमीज द अरेबिक पर्शियन टर्म। तो पदशाह बुरुंजी का मतलब है कि जो एसमीज और मुगल्स का जो बेसिकली एसमीज लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज मिला करके जब कोई कुछ लिख रहा है तो उसको पदशाह बुरुंजी कहा जा रहा है। ये एक वाइटल सोर्स है जहां पे हम लोगों को पता चलता है मुगल असम रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे मेंशन है किन किन लोगों का, यहाँ पे मेंशन है हुमायूं, बाबर, शेरशाह, अकबर और राजा मान सिंह के कैंपेन्स का मेंशन है। पदशाह बुरुंजी क्या है? तो ये आसामीज और अरेबिक पर्शियन टर्म का मिक्सचर है, ठीक है, जहां पे हम लोगों को इन सारे लोगों का मेंशन देखने को मिलता है। रीजनल बुरुंजीज मतलब लोकल बुरुंजीज, कौंटारी बुरुंजी अहोम कचारी टाई के बारे में ये बतलाता है। जैंतिया बुरुंजी जो है ये हिस्ट्री ऑफ जैंतियाज के बारे में बतलाता है। देन चूतिया बुरुंजी जो है ये क्या करता है कि हिस्ट्री ऑफ चूटिया के बारे में बतलाता है, जो कि इसका टाइम फ्रेम भी दिया गया है 1189 से लेकर के 16th सेंचुरी तक की कहानी यहाँ पे जानने को मिलती है। ओके, तो आसामीज बुरुंजी जो है वो खत्म हो चुका है। ऑल द संस्कृत लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर, ब्रज भाषा लिटरेचर, एवरीथिंग इज ओवर नाउ। एंड मार्क माई वर्ड्स कि BHIC 109 से इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मन हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लेना। नाउ, यूरोपियन ट्रैवलर्स अंडरस्टैंडिंग मुगल ऑफ इंडिया। यूरोपियन ट्रैवलर्स जो है, स्टार्टिंग में ही देखा ना हम लोगों ने, दो हम लोग सोर्सेस पढ़ने वाले, पहला इंडिक, दूसरा यूरोपियन। तो हम लोगों ने इंडिक लिटरेचर को पढ़ लिया है, हम लोग यूरोपियन ट्रैवलर्स के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल काल में इंडिया कैसा हुआ करता था 16th सेंचुरी के आसपास। European writings on Akbar's reign include Geosist account and English travelers' observation, both offering external perspectives on Mughal India.
तो यूरोपियन राइटिंग्स जो हैं अकबर के रेन में वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, वो इंक्लूड करती हैं जूइश अकाउंट्स, मतलब कि जो मिशनरीज आए थे उस टाइम पे, वहां पे जो प्रीस्ट रहे होंगे उनके अकाउंट्स, इसके अलावा जो इंग्लिश ट्रैवलर्स रहे, जो नोबल्समैन आते थे इंडिया में, इंडिया को देखने, या सेकंड सन्स आते थे देखने इंडिया को, तो उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में लिखा हुआ है। और ये दोनों क्या करते हैं, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। एक होता है ना कि अगर एक दुनिया आपस में चल रही है, दो लोग कुछ बात करें, लेकिन थर्ड आई बर्ड आई व्यू से किसी चीज को ज्यादा अलग तरीके से, अलग व्यू से देखा जा सकता है। तो यही बर्ड आई पर्सपेक्टिव हम लोगों को कहां से मिलता है, ये पर्सपेक्टिव हम लोगों को मिलता है मुगल इंडिया से, सॉरी मिलता है इन्हीं ट्रैवलर्स के ऑब्जर्वेशन से और इनके अकाउंट्स से। जूइस्ट अकाउंट पहले देखते हैं। मोटिवेटेड बाय रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एम्स, तो ये जो अकाउंट्स होते थे मिशनरीज के, इनमें रिलीजन का बहुत बड़ा एक रोल होता था। वो अगर कुछ लिख भी रहे हैं तो इस तरह से लिख रहे होंगे कि हमारे यहाँ का रिलीजन ऐसा था, यहाँ का रिलीजन ऐसा है, तो कंपैरिजन वहां होता होगा। और पॉलिटिकल एम हुआ करता था उनका, क्या पॉलिटिकल एम हुआ करता होगा कि कन्वर्ट करवा ले किसी तरह से लोगों को। तो जूइस मिशन जो है ये बिगिन होता है, ये शुरू होता है 1580 में एट अकबर इनविटेशन। तो अकबर ने इनको इनवाइट किया था और उसके बाद फिर यहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है। फादर डू जराक हिस्ट्रो compilation is one of the earliest European description of the मुगल एम्पायर। तो इन्होंने जो ज़ारी हिस्टोरी है, इन्होंने सबसे पहले यूरोपियन डिस्क्रिप्शन दिया है ऑफ मुगल एम्पायर। 3 जूइस्ट मिशंस, 3 जूइस्ट मिशंस हुए हैं 1580 में, 1591 में और 1595 में। ब्रॉड फादर्स लाइक एक्वा वाइवा, मॉन्स्टरे एंड जेवियर टू अकबर कोर्ट। तो एक्वा वाइवा, मॉन्सरेट और जेवियर को अकबर के कोर्ट में ये सारे जूइस्ट मिशन लेकर के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में। और ये सारे लोग टीचर्स की तरह सर्व करते हैं टू द प्रिंसेस, मतलब कि राजकुमारों के लिए ये एक टीचर हुआ करते थे। जॉइंट कैंपेन एंड रिकॉर्डेड डिटेल्ड इम्प्रेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नोबल्स, वजीर्स, कोतवाल्स, लॉ, पनिशमेंट्स एंड इरिगेशन एंड कोर्ट लाइफ। तो ये सारे लोग टीचर्स की तरह आते थे, लेकिन ये साथ ही साथ क्या करते थे कि ये डिटेल अकाउंट भी रखा करते थे। किन चीजों का डिटेल अकाउंट रखा करते थे, ये रखा करते थे एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से राजकाज चल रहा है। नोबल्स, मतलब कि राजा के अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी देश में चलती है, जिनके पास पैसे हैं। वजीर, मतलब कि राजा के मिनिस्टर्स। कोतवाल्स, राजा के पुलिस वाले। लॉ, क्या पनिशमेंट है, ये गलती करोगे तो क्या सजा मिलेगी। इरिगेशन, खेती बाड़ी किस तरह से हो रहा है। और कोर्ट लाइफ कैसी है, इन सारी चीजों के बारे में ये लोग लिखा करते थे। ठीक है। दे नोटेड अकबर्स रिलीजियस एक्सपेरिमेंट, इबादत खाना, इंक्विजिटिवनेस। दे नोटेड अकबर्स रिलीजियस एक्सपेरिमेंट्स, इबादत खाना एक ऐसा आई गेस जगह था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं हो, सारे लोग मिलकर के आराम से अच्छे से पूजा पाठ और इबादत कर सके। ठीक है। तो इनक्विजिटिवनेस, डेक्कन कैंपेन्स, कश्मीर जर्नी एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स क्रिश्चियंस। तो अकबर का जो ये रिलीजन, एक रिलीजियस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी वो लोग लिखते हैं, इबादत खाना, दक्कन के कैंपेन के बारे में, कश्मीर के कैंपेन के बारे में, और किस तरह से अकबर जो था वो टॉलरेंट था, वो ज्यादा परेशान नहीं करता था क्रिश्चियंस को। फादर मॉन्सरेट का एक अकाउंट है जो उन्होंने 1580 से लेकर के 82 तक के बीच में लिखा था, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डिटेल हम लोगों को देता है ऑफ सिटीज लाइक सूरत, आगरा, मांडू, ग्वालियर, जहां पे ये आर्टिशंस, एजुकेशन ऑफ प्रिंसेस और प्रिंसेसेस, इसके अलावा रॉयल हाउस होल्ड, पोस्टल सिस्टम्स, कॉइनेज, सिक्कों और अकबर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। डिस्पाइट बायसेस इन रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, Jewish records are crucial for understanding Mughal society, polity, Akbar's persona from an European perspective। तो obviously वो लोग मिशनरी लोग थे, वो लोग क्रिश्चियंस थे, और उन लोगों के लिए इंडिया बिल्कुल नई जगह थी। पहले इंटरनेट नहीं था कि लोगों को थोड़ा बहुत दूसरों के कल्चर के बारे में पता है। ये बिल्कुल एक नया प्लेस था, वो अपने पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख रहे थे। फिर भी जो ये अकबर का जो पॉलिटी है और जो पूरा उसको सोसाइटी रहा अकबर के दौरान, उसको समझने के लिए ये जो अकाउंट्स हैं ये बहुत क्रूशियल हैं। इंग्लिश ट्रैवलर्स, अभी हम लोगों ने जूइस्ट अकाउंट्स के बारे में देख लिया, अब हम लोग इंग्लिश ट्रैवलर्स के बारे में देखेंगे। इंग्लिश एनकाउंटर्स वर कॉमर्शियली ड्रिवन। तो ये जो जूइस्ट मिशंस हो रहे थे, ये जो जूइस्ट अकाउंट था, ये क्यों हो रहा था? रिलीजन की वजह से हो रहा था। और ये जो इंग्लिश ट्रैवलर्स थे, ये क्यों आ रहे थे यहाँ? ये अपने बिजनेस के लिए आ रहे थे।
राल्फ फ्लिक जो है बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ, आगरा जाते हैं, फतेहपुर सिकरी जाते हैं, बंगाल जाते हैं, कूच बिहार जाते हैं, हुगली जाते हैं, चिटागोंग जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं और बैक फिर वापस। तो आगरा अगर आप मैप में इमेजिन कर पा रहे हो तो मेरा प्यारा मैप जो आप लोगों को शायद पसंद ना आता हो, चलो भाई यही है मैप मेरा। यहाँ आगरा है, फतेहपुर सिकरी भी यूपी में कहीं यहीं आसपास है, बंगाल आपको इधर देखने को मिलेगा, कूच बिहार इससे थोड़ा ऊपर मिलेगा, हुगली आपको कोलकाता के बगल में देखने को मिलेगा, चिटागोंग चिटागोंग थोड़ा इधर देखने को मिलेगा, देन साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं और फिर ये वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो अकाउंट्स है वो ट्रेड रूट्स के बारे में बतलाता है, मार्केट्स, क्राफ्ट्स और कमोडिटीज के बारे में बतलाता है। कैसी कमोडिटीज इंडिया में फेमस थी? ठीक है, कॉटन, सिल्क, शुगर, ओपियम, पेपर, सिनेमन, नटमेग, पर्ल्स, डायमंड्स, ये सारी चीजें फेमस हुआ करती थी। कहाँ पे? भारत में। इन सारी चीजों का ट्रेड हुआ करता था। कंपेयर्ड अकबर आगरा फतेहपुर मार्केट्स टू लंदन शोइंग देयर वास्टनेस। तो अकबर, जैसे आज अगर हम लोग लंदन के मार्केट को आगरा और फतेहपुर के मार्केट से अगर कंपेयर करें तो लोगों का लगेगा कि हम लोग एक बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन तब का आप ग्लोबलनेस समझो या फिर आगरा और फतेहपुर का एक्सपैंड समझो कि उन्होंने इनके मार्केट्स को लंदन के मार्केट से कंपेयर किया है। ऑब्जर्व सोशल कस्टम्स, पॉलीगमी अमंग ब्राह्मण्स, चाइल्ड मैरिजेस, इन्होंने यहाँ पे सोशल कस्टम्स के बारे में भी लिखा है, जैसे कि पॉलीगमी मतलब एक से ज्यादा विवाह करना, आदमियों का एक से ज्यादा औरतों से विवाह करना, बच्चों की शादियां एंड डिफरेंसेस बिटवीन अलीट्स एंड कॉमन पीपल, स्ट्रॉ हाउसेस, पॉवर्टी। तो अलीट हाउसेस मतलब कि जो ऊंचे धर्म के लोग हैं या जो अमीर लोग हैं उनके बीच में और कॉमन पीपल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको नोट करना। स्ट्रॉ हाउसेस मतलब कि बांस के घरों में रहना। पॉवर्टी, गरीबी के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। प्रेज किया है यहाँ पे रिच वाइल्ड लाइफ को, आर्टिसनशिप को और फ्लोरिशिंग ट्रेड नेटवर्क्स कनेक्टिंग इंडिया टू वाइडर एशिया। और यहाँ पे ट्रेड रूट को बहुत ज्यादा प्रेज किया है कि हाँ, इंडिया जो है वो दूसरे देशों से कनेक्टेड है, दूसरे एशिया से, अलग अलग जगहों के एशिया से कनेक्टेड है, मतलब एशिया में अलग अलग जगहों से कनेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ जो फ्लोरा फौना इंडिया का है वो बहुत रिच है, ये सारी चीजें ये लोग कहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जो जूइस्ट अकाउंट है और जो इंग्लिश अकाउंट है ये इनवैल्यूएबल है एज आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। मतलब ये अमूल्य है क्योंकि हम लोगों को एक और पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलता है, जहां से हम लोगों को पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चरल डिटेल्स ये सब कुछ पता चलता है। जो जूइश राइटिंग्स है अकबर के कोर्ट की, रिलीजन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो यहीं तक स्ट्रेस करती है। मतलब कि जो जूइश राइटिंग्स है वो अकबर के कोर्ट, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बतलाती है। और जो इंग्लिश ट्रैवलर्स हैं लाइक फिच, वो क्या करते हैं कि वो ट्रेड के बारे में बतलाते हैं, इकोनॉमी के बारे में बतलाते हैं। Now, all we have are the question and answer. So, I will wait for 10 seconds for you people to take the screenshot or whatever you want to, like pause the video and write it down. It's up to you. I won't be explaining the question and answer because I have already explained the chapter. It was very simple. First we saw कि जो 16th century है उसके हम लोगों को दो sources मिले हैं, इंडिक और जूइस्ट और इंग्लिश ट्रैवलर्स के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। लेकिन इंडिक लिटरेचर में हम लोगों ने क्या देखा, आप स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके लिखते जाना। तो इंडिक लिटरेचर में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को संस्कृत, ब्रज भाषा और आसामी बुरुंजीज और राजस्थानी लिटरेचर मिला। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राइटिंग्स थी, अपने अपने वर्क्स थे, लेकिन आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं है तो ये सब लिख देना और लिखना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्शियन और मतलब पर्शियन भाषा का जो मुगलों की भाषा थी और जो लोकल भाषा थी उनका मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन आसाम बुरुंजी जो है वो इन सबसे थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे अहोम डायनेस्टी का राज था। तो पहली चीजें अहोम डायनेस्टी में लिखी जाती थी, कि लैंग्वेज में लिखी जाती थी। उसके बाद फिर बाद के सालों में क्या होता है कि ये आसामी में शिफ्ट हो जाती है। फिर हम लोग जूइस्ट अकाउंट्स को देखते हैं। जूइस्ट अकाउंट्स जो हैं वो मेनली रिलीजन पे फोकस करते हैं और अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट लाइफ के बारे में बतलाते हैं। फिर इंग्लिश ट्रैवलर्स जो है वो क्या करते हैं कि वो लोकल इकोनॉमी के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था ये चैप्टर में, बहुत बड़ा कोई ये चैप्टर नहीं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंट कर दूंगी। whatever you want you can do apart from these chapters which I am going to touch. I think you people are now aware कि मैं BA हिस्ट्री तो पूरा कवर कर ही दूंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर चाहिए, जैसे कि मुझे कहा गया है कि BHIE 1
145 आई गेस, BHIC 145 आई गेस, इस पे वीडियो बनाना है। तो मैं उस पे वीडियो बनाने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी कुछ भी और भी चाहिए तो प्लीज काइंडली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, मोस्ट प्रोबेबली बिफोर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय।